हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स। आइडिया है आप में से जो लोग आज जुड़ रहे होंगे, उनकी जो स्टॉक क्वेरीज आई थी उनको समझा जाए, उनको सॉल्व किया जाए। कोई ना कोई बाजार का दिग्गज होता है जो हमारी इस प्रोग्रामिंग में मदद करता है। आज उस कड़ी में एंजल वन के ओशो कृष्ण होंगे स्क्रीन पे। ओशो, हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं उन क्वेरीज पे आऊंगा, पहले निफ्टी पे भी आपसे बातचीत करूंगा। आप लोग का एंजल वन का हाउस कॉल क्या है सारे बदलते डेवलपमेंट्स के बीच में। पहले लेकिन जो सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम है उस तक रीच आउट करने के क्विकली तरीके दिखा देता हूं। ये है व्हाट्सएप नंबर, ये लाइव सवाल पूछने के लिए, लेकिन ये अभी मेरे ख्याल से लाइन खुली नहीं है, गलत प्लेट यूज करिए। व्हाट्सएप समझिए इसको। इस समय लाइव फोन लाइन्स नहीं खोली हैं, क्वेरीज आ चुकी हैं ऑलरेडी। पर sasbo@nw18.com के थ्रू रीच आउट भी कर सकते हैं। वो नंबर जो आया था स्क्रीन पे, उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पे ज्यादा एक्टिव हो आप, तो ट्विटर पे हैशटैग का इस्तेमाल कर लेना आप, या मार्क कर देना मुझे, जो ठीक लगे आपको, हमारी क्वेरी टीम तक पहुंच जाएगी। तो वो लोग फिर आपसे शेड्यूलिंग कर लेंगे, आपकी अवेलेबिलिटी के लिहाज से, स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से मैच करके, मैरी करके किसी दिन हम लोग इस प्रोग्रामिंग में आपके साथ बातचीत कर रहे होंगे। ऑन द शो दिखा देता हूं जो क्वेरीज आई हुई हैं, जो आज इंक्लूड करी गई हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। हो सकता है अगले आधे घंटे में इन तमाम स्टॉक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है कि इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स पे वाकई बातचीत हो रही होगी, डिपेंडिंग जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे। अभी तक सब लोग पैचअप नहीं हुए, वो लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। पहले जरा मार्केट स्क्रीन पर ले आइएगा भाई साहब। बढ़िया कारोबारी सत्र है और आज की कहानी नहीं है। 4 दिनों से इन ग्रीन चल रहे थे हम, और आज वो कहते हैं ना, चल रहे थे, आज एकदम दौड़ने लगे हैं। तो 4 दिनों की तेजी, और आज 5वां ट्रेडिंग सेशन है जब हम मैसिव गैप के साथ खुले। दरअसल कहते हैं ना, वो एक बड़ा बाइनरी इवेंट था। बाइनरी इवेंट मतलब आर या पार, 0 और 1। तो वो थी ट्रम्प साहब की डेडलाइन सुबह 5:30 बजे की। डेडलाइन ये थी कि ईरान के साथ सीजफायर टॉक्स, नहीं तो कहर बर पाएंगे, यही बात थी। तो एक बाइनरी इवेंट था। हुआ क्या, 2 हफ्ते का सीजफायर हाथ लगाए। और अच्छी बात यह कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल और व्हाइट हाउस के चिट्ठे से बात हुई, इवन ईरान ने भी एक्सेप्ट करा कि एक सीजफायर है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है रेजोल्यूशन की तरफ बातें बढ़ रही, तो कन्विक्शन बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैसिव गैप, हमारा नहीं, अक्रॉस द ग्लोब रिस्क ऑन वापस आया। सारे एशियन पियर्स, यूएस के फ्यूचर्स, सब मजबूती के साथ, गजब की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारे बाजार। 800 गैप के साथ खुले थे, गैप इंटैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। 825 पॉइंट के उछाल के साथ भारतीय बाजार 3.5% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। वो गैप चले जा रहा है, आप कह लीजिए 23,900 से 24,000 के इर्द गिर्द फ्लर्ट कर रहे हैं इस समय भारतीय बाजार। वो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है, उसी के इर्द गिर्द कामकाज हो रहा है। स्क्रीन अच्छी है, बैंक्स लीड कर रहे हैं। बैंक्स तो इसलिए भी लीड कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी भी थोड़ी सी, जो सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स हैं, अभी 1 बजे के शो में जब उतरेंगे तब मैं उस पर अलग से प्रेजेंटेशन दे दूंगा। पर सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट जो आए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे गवर्नर साहब ने तो कहे थे, वो बैंक्स के लिए और भी पॉजिटिव थे। 5% ये पॉकेट मूव कर रही है। बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, पेन में ऑटो थे, ऑटो रिबाउंड कर रहे हैं, पेन में रियल एस्टेट था, रियल्टी रिबाउंड कर रहा है। पेन पॉकेट्स अच्छा मूव दिखा रही है। हाँ, वो इंडिविजुअल स्टॉक्स जो वेस्ट एशिया क्राइसिस से डायरेक्टली लिंक्ड है, उनका तो आउट परफॉर्मेंस बट ऑब्वियस था आज का। तो और हमारे लिए कच्चे तेल पे नजर रखना इंपॉर्टेंट है। वो पूरा वॉर का जो रिस्क प्रीमियम आया था, वो ऐसा नहीं है कि वाइप आउट हो गया है। $65-70 वाला $118 तक गया था, 90 ऑड लेवल्स के आसपास खड़ा हुआ है। तो आधा रिट्रेस कर गया, आधा वॉर प्रीमियम अभी भी बना हुआ है। पर हम रिएक्ट कर रहे हैं कच्चे तेल के कूल ऑफ होने में, रुपए की मजबूती पे। रुपया पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था, और आज तो खैर बनता भी था। समीकरण अच्छे, और सबसे अच्छी चीज 14:1 एडवांस डिक्लाइन, मतलब अक्रॉस द बोर्ड। हम और आपके आज शाम को जब पोर्टफोलियो, अगर ऐसे ही सब कुछ रहा, तो आज शाम को हमारे पोर्टफोलियो का पेन रिड्यूस जरूर हो रहा होगा। ओशो भाई साहब, मूव्स बढ़िया बने, अब जस्ट ट्रेजेक्टरी पे आके खड़े हुए हैं। आप लोग का हाउस कॉल है क्या? अभी भी अपफ्रंट तेजी का मन, या रिट्रेस करेगा, ठंडा पड़ेगा तब एंट्री करोगे? आप कैसे अप्रोच करोगे मार्केट्स को? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल मुझे लगता है आज जो मार्केट में मूवमेंट है, ये तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंटल बूस्ट है ही मार्केट के लिए।
बट टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव टर्न अराउंड हो चुका है, बिकॉज जो इतने दिनों से साइकिल ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज के पैटर्न पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, आज उसे नेगेट करते हुए, अपने लोअर हाइज को ब्रेकआउट करते हुए एक रिवर्सल के सिग्नल्स दिखा चुका है। एंड मुझे लगता है इस लेवल पे करेंटली अगर हम सेम टू सेम चार्ट देखें लास्ट ईयर अप्रैल मंथ में, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल मंथ में ही एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ था एंड मार्केट वहां से टर्न अराउंड हुआ था। तो पॉजिटिव ट्रैक्शन है, ग्लोबल थोड़ा सा ईज ऑफ है, जिसके वजह से डेफिनेटली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है एंड टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन हाउस कॉल्स पॉजिटिव हैं। अब हमें लग रहा है कि यहाँ से जो नीचे के लेवल्स थे या जो एक्यूमुलेशन जोन थे, अब एक कॉन्क्रीट व्यू आ रहा है बुलिश फ्रंट पे एंड यहाँ पे अग्रेसिवली पोजीशंस बनाए जा सकते हैं। बट अगेन फोमो से अभी भी रिफ्रेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट कल हमें लोअर लेवल्स पे नहीं मिलेगा, कल हो सकता है थोड़ा सा रिट्रैक्ट भी हो, थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग भी आए, बट हायर लेवल्स पे मुझे लगता है 24,400 एंड लोअर लेवल्स पे 23,500 से 400, ये जोन है पोजिशनल व्यू के हिसाब से। पोजीशंस बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी है, अभी भी काफी सारे काउंटर्स हैं जिनमें अपॉर्चुनिटी काफी पॉजिटिव है। तो पोजीशंस बनाए करंट मार्केट पे, अग्रेसिव या एक ही बार में कैपिटल इन्फ्यूज नहीं करें, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहें। यहाँ से 1-2 हफ्ते में हमें एक अच्छा एंड कॉन्क्रीट अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। परफेक्ट है। ये है मार्केट्स पे व्यू ओशो का, ओशो के एंजल वन का। इस बीच हमें मेरठ जाना है, बेंगलुरु जाना है। आगे कोशिश करें, अभी तो ये लाइंस पैच हो गई, आगे कोशिश करेंगे जबलपुर और दिल्ली भी जाएंगे। मेरठ से हमारे, अरे महिलाओं के बीच में ये लक्ष्मण जी कहां से आ गए? लक्ष्मण, अच्छा, ओ हो कैबिनेट मीट आउटकम पे इस समय एज वी स्पीक। मैंने कहा भाई मैं तो नाम लिए थे दो के, ये तीसरे कहां से आ गए? तो भाई इस समय कैबिनेट की बैठक चल रही है दिल्ली में। क्या होने वाला है? हमेशा की तरह लक्ष्मण आपको अहेड ऑफ द कर्व बताने वाले हैं। भाई साहब गुड आफ्टरनून, क्या लेकर आए? देखिए, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट में वैसे करीब 1 दर्जन से ज्यादा के प्रस्ताव हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो अपने दर्शकों के काम का है वो है कि फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सरकार हर साल दरों की समीक्षा करती है और उस दरों को घोषणा करती है। तो इस बार नई दरें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के लिए यहाँ पे सरकार ऐलान कर सकती है। ये पीएनके फर्टिलाइजर के लिए होता है, जिसमें डीएपी भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, उन सारे फर्टिलाइजर के लिए होता है। उस पर जो न्यूट्रिएंट कंपनियां लगाती हैं उस पर सरकार सब्सिडी देती है उस न्यूट्रिएंट के आधार पर। उस सब्सिडी को 1 अप्रैल से लेकर के, यानी इसी महीने 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच की जो समय अवधि है उसके लिए सरकार सब्सिडी की दरों का ऐलान करेगी। चूंकि कच्चे माल की कीमतें काफी पिछले दिनों बढ़ी है, तो माना जा रहा है कि सब्सिडी सरकार यहाँ पे दरें बढ़ाकर ऐलान कर सकती है। और प्रेस अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होने वाली है और कैबिनेट की बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो शायद इसकी औपचारिक जानकारी आपको मिलता हुआ दिखे। लीजिए भाई साहब, फर्टिलाइजर एज अ स्पेस एडा पे रखिएगा। सब्सिडीज का अप्रूवल, सब्सिडी को मंजूरी मिलती हुई शायद आज की कैबिनेट बैठक में नजर आए, वो आउटकम अवेटेड। लक्ष्मण, ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है अपनी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज के लिए। ओशो बैठे हुए हैं, आपको कोई सवाल है तो हम सबको देते हैं ये मौका। आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं, मुझे तो कोई स्टॉक रिलेटेड क्वेरी नहीं है, लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि पीएनके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी आती है तो किन कंपनियों के लिए ज्यादा फायदे की बात होगी, किन कंपनियों के लिए कह सकते हैं जुड़ा हुआ होगा, तो वो ज्यादा बेहतर रिसर्च करके रखते होंगे। बताएं। अच्छा, फोकस, अच्छा, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट कंपनी मुझसे पूछ रहे थे कि जवाब देने वाले थे आप? नहीं, मैंने कहा जो गेस्ट है उनसे पूछ रहा था। ओशो परेशान हो जाएंगे। वैसे सारा का सारा स्टैक प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया सा बना रखा है। जिन जिन कंपनीज को फोकस में रखना है, आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, दीपक और यूपीएल जैसे स्टॉक्स रडार पे रहेंगे बहुत दिनों बाद। अच्छा, आरसीएफ चर्चा में आया है। आरसीएफ बेहतर होगा या मैं उसकी तरफ दीपक फर्टिलाइजर के थ्रू समझूं? ओशो को या फर्टिलाइजर स्टॉक जो आपके रडार पे हो, अभी कुछ देर में अनाउंसमेंट आने वाला है, सीएनबीसी आज की खबर के बाद ये सारे स्टॉक्स मूवमेंट ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुके हैं, कोई फर्टिलाइजर ट्रेड के लायक दिखता है या नहीं? करंट लेवल्स पे मेजॉरिटी काउंटर जितने भी हाईलाइट हुए सब में एक अच्छा रिवर्सल बनते हुए दिखाई दे रहा है। टेक्निकली मुझे लगता है आरसीएफ में एक अच्छा टर्न अराउंड है। पूरा वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांगली टर्न अराउंड हुआ है एंड काफी दिनों के बाद 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है काउंटर।
तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। पोजिशनली 140 145 के टारगेट्स रहेंगे एंड 110 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाई की रिकमेंडेशन लिए जा सकते हैं 145 के टारगेट्स के। परफेक्ट है। लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव और रिएक्शन आपको बढ़िया से सारे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स, वैसे तो आज मार्केट मजबूती में था, सारे फर्टिलाइजर स्पेस मजबूती में ट्रेड कर रही थी और इस खबर के बाद अतिरिक्त तूल मिलता हुआ सारे के सारे स्टॉक्स को। देखिए तेजी, आवाज की एक्सक्लूसिव, लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव। लक्ष्मण थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मेरठ जा रहा हूं लक्ष्मण के पास ही, मीना जी के पास। बारिश हो रही है कि मीना जी वहां पे? नहीं अभी तो नहीं, पर अभी हुई नहीं ना, हो रही। पिछले 1-2 दिन में बारिश हुई है ना वहां पे, उस इलाके में? रात में भी हुई थी, कल रात में भी हुई थी, मॉर्निंग में भी थी हल्की सी। वेदर बढ़िया हो गया होगा, कूल ऑफ हो गया होगा मामला। नहीं सन ब्राइट है हाँ काफी। अच्छा, मीना मैम कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? कितना टाइम हो गया? रीस्टार्ट किया है मैंने 24 में। उससे पहले मैं 96 से 2000 तक करती थी। 96 से 2000 तक करा, उसके बाद हाँ। अभी पिछले कुछ सालों से वापस शुरू करा, 24 से फिर शुरू किया। तो बीच के ये 2 डिकेड्स कूल ऑफ क्यों हो गया? आई वॉज बिजी इन माई जॉब। जॉब में मैं बहुत बिजी हो गई थी। तो उसमें इस मुझे बीच time फिर नहीं इस मिल बीच पाता। स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर रखा, लेकिन हो सकता है म्यूचुअल फंड वगैरह के थ्रू एक्सपोजर रखा था, डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व नहीं होती थी, ऐसा? हाँ कभी कभी इन्वॉल्व होती थी, इन्वेस्टमेंट करती थी। परफेक्ट है। अच्छा मीना मैम, पहला सवाल। मेरा सवाल है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड के ऊपर। मेरे पास है 200 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 756 रुपीज। नाउ मुझे ये पूछना है कि द कंपनी इज क्वाइट गुड, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है इसकी, एफआईआईज का भी इन्वेस्टमेंट है, स्टिल द स्टॉक इज नॉट डूइंग गुड। तो तो दिस इसमें क्या एंटायर करना स्पेस इज नॉट डूइंग गुड। वो पूरा सेक्युलर है और पूरा का पूरा सारा स्पेस थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर से घबराया हुआ है। मार्केट्स घबराए हुए हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ये इम्पैक्ट सो कॉल्ड वो प्लगइन्स जो अनाउंस हुए हैं एंथ्रोपिक वगैरह के, वो किस हद तक डिस्टर्ब करेगा। तो अनसर्टिनिटी बाजार को पसंद नहीं आती। मैम, हिंदुजा ग्लोबल आपने आईटी में यही स्टॉक चुना था या आईटी में और भी आईटीईएस में और भी एक्सपोजर थे, उनमें से एक ये है? उनमें से एक है ये। अच्छा, हिंदुजा ग्लोबल क्या करना चाहिए भाई साहब? मेरा कैपिटल आधा वाइप आउट हो गया इसमें। अगेन हिंदुजा ग्लोबल में देखिए पिछले 5 साल से नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले हैं। अप्रोक्सीमेटली 20% 25% काइंड ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। बट अभी अगर करंट लेवल्स पे मैं बात करूं, नो डाउट यहाँ से कोई रिवर्सल या रेस्पाइट के सिग्नल्स तो नहीं है काउंटर में। बट 300 का जोन हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग जोन है इस काउंटर के लिए। बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो 2020 में इस जोन से एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, एक ट्रैक्शन बना था 300 के अराउंड। तो अभी भी इसमें डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। बट करंट लेवल्स पे जहां ऑलरेडी 50% कैपिटल इरोड हो चुका है, करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। बट मुझे लगता है मैम कि ये आपको और भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ये काउंटर में, और लोअर लेवल्स पे जा सकता है। 350 से 320 का जोन है। बट अगर वहां से अगर ट्रैक्शन आता है तो लंबे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप होल्ड करके रखिए, एक डिसेंट ट्रैक्शन आ सकता है काउंटर पे। बट करेंटली कोई भी रिव्यू या रिस्पाइट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। बेंगलुरु से कोमल श्रीवास्तव मैम जुड़ती हुई। कोमल मैम, गुड आफ्टरनून। कोमल मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में हो, कितना टाइम हो गया? मैं लॉकडाउन के समय से कर रही हूँ, 4-5 साल हो गए, 5-6 साल। अच्छा, और खुद ही स्टॉक डिसाइड करते हो कोमल मैम या कोई गाइड कर रहा है? हाँ जी, खुद ही करती हूँ, इसीलिए तो कई शेयर में फंस गई हूँ, तो वही थोड़ा क्वेरी थी मेरी। ठीक है, पहला सवाल कौन सा हो कोमल मैम? आरईसी पे मेरा सवाल है। मेरे पास 100 शेयर हैं, अभी मैंने रिसेंटली खरीदे हैं 2026 जनवरी में 370 के रेट पे। तो इस पे मेरा लॉन्ग टर्म का मैं पूछना चाहती हूँ कि 3 to 5 ईयर में होल्ड कर सकती हूँ, तो क्या इसको और एवरेज कर सकती हूँ या इसका मतलब क्या करना है? ओशो भाई साहब, क्या किया जाए? आरईसी में ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी पॉजिटिव हैं। टेक्निकली भी काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग करेक्ट हो चुका है अपने हायर जोन से। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन इस काउंटर में देखने को मिल सकता है, बिकॉज
एक ट्रैक्शन नहीं बन रहा है काउंटर में, बट ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, तो लंबे टाइम पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल होल्ड करिए। हायर लेवल्स पे ऐड करने की राय बनेगी अगर ये काउंटर 365 370 वापस से क्रॉस करता है, जो कि इसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो उसके बाद आप पोजीशन ऐड करें, वहां से एक अच्छा बुलिश ट्रैक्शन इसमें बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 370 के ऊपर एवरेज करें एंड वहां से मुझे लगता है कि काउंटर वापस से अपने बुलिश फेज में एंटर करते हुए नजर आ जाए। ओके मीना मैम, अगला सवाल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा मोटर्स के ऊपर। मेरे टाटा पास मोटर्स कौन सी? टाटा मोटर्स लिमिटेड? पर्सनल व्हीकल। ओके, टीएमपीवी, पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है। इसमें कब मेरे लिया पास था मैम? ये मैंने लिया है 24 में ही लिया है, और इसको एवरेज आउट करते करते मैं यहाँ आ गई हूँ 698 के ऊपर। नहीं तो अब तो आपके पास दोनों होंगे ना, टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कि सीवी और पीवी दोनों अलग अलग होंगे, है ना? दोनों तो अलग अलग है। 698 तो स्प्लिट से, डिमर्जर से पहले की कहानी है। हाँ, नहीं इससे ज्यादा था, 700 के आसपास था डीमर्जर से पहले। उसके बाद मैंने इसको एवरेज आउट किया, तो नाउ इट इज प्रेजेंटली 698। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी डन इन दिस। मेरे को इसमें एवरेज आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और होल्ड करूं, एवरेज आउट करूं, या फिर एग्जिट करूं तो किस लेवल पे करूं। तो इसको ऐसे देखो आप, ये एक तो डायरेक्टर साहब ये हटाओ, लॉस कैसे हो गया? टाटा मोटर्स सीवी भी है, टाटा मोटर्स सीवी मेरे ख्याल से 450 पे चल रहा होगा, 450 में 330 जोड़ दो आप, तो आप मतलब नेट नेट लॉस में नहीं हो मैम, है ना? अब पूछूं क्या, फिर दोनों का एक साथ पूछता हूं, अगर ओशो टाटा मोटर्स का मेरे को सीवी और पीवी दोनों हैं, दोनों के साथ बने रहूं, निकल जाऊं इन स्टॉक से, करना क्या चाहिए? सी मैम, मुझे लगता है टाटा मोटर्स पीवी में अगर हम देखें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन जोन के बाद एक रिवर्सल सिग्नल दिखाया है काउंटर ने। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेकलाइन से रिवर्स कर रहा है, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है काउंटर में, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। ये काउंटर हायर लेवल्स पे 410 420 के जोन को वापस से रीटेस्ट कर सकता है। एंड अगर 420 काफी क्रूशियल हर्डल है काउंटर के लिए, तो वहां पे हमें वापस रिव्यू करना पड़ेगा। अगर 420 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा ये काउंटर, तब वहां से हमें और बुलिश ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे सकती है। बट करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करें, 90 से 100 रुपए आपको और हायर लेवल्स यहां से मूव करते हुए नजर आएंगे। एंड सीवी की बात करूं तो सीवी का टेक्निकल स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है काउंटर, तो बिल्कुल इसमें निवेशित रहें। इसमें लॉन्ग टर्म या इवन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी 500 510 का पहला टारगेट है, उसे ब्रेकआउट करता है तो 60 रुपए और हायर लेवल्स पे ट्रैक्शन दिख सकता है। सो 580 का इवेंचुअल टारगेट रहेगा, 520 का इंटरमीडिएट टारगेट टीएमसीवी पे देखने को मिल सकता है। तो मीना मैम दोनों जोड़ के ना तो बढ़िया ही कमा के देगा आपको टाटा मोटर्स, ये मान लेते हैं अपन। कोमल मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है ओला इलेक्ट्रिक पे। ओला इलेक्ट्रिक मैंने 2024 पे लिया है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। 101 पे खरीदा था मैंने 101 101। ये बेंगलुरु में 60 से दिखता है है क्या ओला का तो स्कूटर? पहले मुंबई में बहुत दिखता था शुरू शुरू में, अब दिखता नहीं है। बेंगलुरु में क्या हाल है? बैंगलोर में दिखते तो हैं, काफी लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैंने देखा है। नहीं, इलेक्ट्रिक इसीलिए व्हीकल मैंने इस्तेमाल सोचा करते था हैं, कि ओला के बहुत दिखते हैं क्या वो? ओला नहीं, ऐसा स्पेसिफिक ओला तो नहीं देखा मैंने। हाँ, वो मुझे भी आजकल दिख नहीं रहा है। खैर ओशो बताएंगे ओशो कितना तो दिख रहा ये है और स्टॉक में क्या दिख रहा है। ओशो, हम रिटेल ही फंस गए एंड में आके स्टॉक में, और मेरा तो बहुत कैपिटल वाइप आउट हो गया, 100 का 30 हो गया है मामला। क्या करूं ओला इलेक्ट्रिक में? सी अगेन ये काउंटर में बहुत सारे रिटेल्स फंसे हुए हैं एंड इवन हाँ, प्रमोटर अपने पोजीशन एग्जिट करते हुए हर लेवल्स पे दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है करेंटली जो एक टेक्निकल पुलबैक है, ये काउंटर को 40-45 रुपीस तक ले जा सकता है। बट इसका स्ट्रक्चर एंड इसके फंडामेंटल्स दोनों ही काफी ज्यादा वीक हैं, तो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव नहीं है। एक टेक्निकल पुलबैक के लिए प्ले रखना चाहिए, आपको पोजीशंस बनाए रखने चाहिए। 15 रुपए या 12 से 15 रुपए यहाँ से करेंटली और ऊपर जा सकता है काउंटर। वापस जाकर के 45-40 के जोन में एक बार रिव्यू करेंगे कि वहां से और मोमेंटम है, या अगर मोमेंटम फिजल आउट होते नजर आएगा तो पोजीशन से एग्जिट करने की राय बनेगी। बिकॉज मुझे यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग
ट्रैक्शन इस काउंटर में बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा। उछाल में एग्जिट करने के मौके ढूंढने हैं मैम। जब आपको नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा, तो मतलब मार्केट शेयर लॉसेज आर फॉर रियल। थोड़ा सा बच के रहने का। मीना मैम, कोमल मैम, थैंक यू सो मच। इवन ओशो, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, सारी डिटेल में बातचीत करने के लिए। समय खत्म। बढ़िया मार्केट दिखाइए, मजा उसी का है। रिलीफ बढ़िया है। 800 पॉइंट प्लस के गैप के साथ कामकाज हो रहा है। एक मेरे ख्याल से साइकोलॉजिकल अड़चन तो है ही है, 24,000, उसी के इर्द गिर्द हम लोग कामकाज करते हुए। बढ़िया स्क्रीन है। ब्रेक लीजिए। ब्रॉडर मार्केट्स में खूब एक्शन है। एडवांस डिक्लाइन वो कहानी क्लियरली बयां कर रहा है। ऐसे में ब्रेक के उस पार मिड कैप स्पेस का डिटेल्ड कवरेज मिड कैप मंथ में देखिए। नमस्कार।